आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लखनऊ से मुंबई जाना और सफलता की सीढ़ियां चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन लगन और मेहनत जिसमें होती है उसके लिए कुछ भी आसान हो जाता है। लखनऊ से ही ताल्लुक रखने वाले इस इंसान ने विदेशों में काफी समय बिताया। फिर मुंबई में उन्होंने एक गायक, गीतकार, संगीतकार, डबिंग आर्टिस्ट और लेखक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, सनी लियोनी, सलमान खान, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ सहित कई दिग्गजों के लिए म्यूजिक तैयार किया और अपनी आवाज भी दी। उनकी पहचान यहीं तक सीमित नहीं रहती, उन्होंने हॉलीवुड की कई सुपर डुपर हिट फिल्मों की डबिंग भी की है, हॉलीवुड के स्टारों को अपनी आवाज दी है। उन्हें कई भाषाओं की महारत हासिल है। उन्हें उनके नारी सशक्तिकरण पर तैयार किए गए गीत को काफी सराहा गया। उन्हें कई अवार्ड भी मिले। जी हाँ, अब तो आप जान ही गए होंगे हम किस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल बी सेठ की, जिन्होंने न्यूज लाइव से की खुलकर बातचीत। आइए आपको दिखाते हैं मुख्य अंश। दोस्तों, आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी और देखते ही रहते होंगे, लेकिन अगर फिल्म से म्यूज़िक हटा दिया जाए तो फिल्म को देखना कैसा लगेगा आपको। और ऐसी ही एक हस्ती से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो म्यूज़िक का काम करते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, लोगों ने उनके गानों पर ठुमके भी लगाए। आइए अब आपको मिलवाते हैं राहुल बी सेठ से, जो म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं, और कभी कभी तो दूसरों को आवाज़ भी अपनी प्रदान करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राहुल बी सेठ। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? लखनऊ आए, कैसा लग रहा है आपको? बस लखनऊ आना मतलब अपने घर आना है। मैं तो लखनऊ की पैदाइश है मेरी, लखनऊ से ही हूँ मैं। और जब जब लखनऊ आने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं बस दौड़ा चला आता हूँ एकदम। अपने घर आना कौन नहीं चाहेगा। क्या यहाँ किसी खास मकसद से आए थे या ऐसे ही घूमने के? नहीं, मकसद से था। मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह लाइंड अप थी, कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए और कुछ यूपी गवर्नमेंट के लिए कुछ जिसे कहते हैं म्यूज़िकल बेस कुछ इवेंट्स और कुछ कैंपेन्स करने हैं, तो उसके लिए कुछ मीटिंग्स वगैरह लाइंड अप थी, तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, बड़े बड़े स्टारों ने आपके गानों में ठुमके लगाए तो उसमें सबसे अच्छा म्यूज़िक आप वैसे तो अपनी म्यूज़िक सबको अच्छी लगती है, सारी म्यूज़िक अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा कोई गीत जिसको काफ़ी पसंद किया गया, लोगों ने बहुत ठुमके लगाए हों? काफ़ी हैं। सबसे बड़ा तो मेरा जो हिट था वो था यमला पगला दीवाना का गाना, जो पार्ट 1 थी। उसमें 3 गाने थे मेरे और तीनों में मैंने म्यूज़िक भी दिया था, लिरिक्स भी लिखे थे। और एक गाना था पंजाबी जो कि धर्म जी ने लिखा था, उसको कंपोज मैंने किया था और सुखविंदर सिंह से गवाया था। और जो मेरा गाना जो बहुत पॉपुलर हुआ वो था चढ़ा दे रंग, जिसमें मैंने प्लेबैक सिंगिंग की है सनी देओल के लिए। अच्छा, मैंने देखा है कि चढ़ा दे रंग जो आपका गाना है वो लोग शादी बारात के गानों में अपनी कैसेटों में भी डलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि फिल्म में उस गाने को जो फिल्माया गया था, तो फिल्म में क्योंकि वो पंजाब में दिखाया था तो उसमें लोहड़ी का एक सेक्शन था, तो अभी भी जब भी लोहड़ी होती है वो गाना काफ़ी चलता है। और यहाँ तक कि होली में भी उस गाने को चलाते हैं क्योंकि रंगों की बात है उसमें। तो चढ़ा दे रंग यानी फिर होली का माहौल। दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल बी सेठ को, जिन्होंने बहुत से म्यूज़िक पर तैयार किए हैं। उन्होंने एक नारी शक्ति पर भी एक बेहतरीन गीत तैयार किया है जिसको कई अवार्ड भी मिले हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। ये नारी शक्ति का जो गाना है, जो मैंने खुद पूरा प्रोड्यूस किया था, उसको लिखा कंपोज़ किया था, ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर था सबसे पहली बात। और ये बहुत ही एक प्रोत्साहित करने वाला गीत है जिसमें पहली बार, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, उस एक म्यूज़िक वीडियो में 53 वुमेन को फीचर किया गया है। और ये सारी जितनी भी नारियां हैं, ये सब अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी सक्सेस और प्रसिद्धि जो है प्राप्त की है, जिसमें से मुंबई की जो हमारी आदरणीय मेयर साहिबा हैं वो हैं उसमें, किशोरी पेडनेकर जी, और काफ़ी बड़े लेवल की लेडी मिनिस्टर्स हैं।
फीमेल बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने, जो इंडिया की पहली बॉडी बिल्डर थी फीमेल जिन्होंने इंडिया को बाहर विदेशों में रिप्रेजेंट किया था और अवार्ड जीते थे। और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जैसे ऋषिता भट्ट हैं और वर्षा उसगांवकर हैं, और हर फील्ड से हैं, बिग एफएम से हैं, उनकी प्रोड्यूसर हैं, आरजे हैं, और आपकी सिक्किम से एक बॉक्सर हैं गोल्ड मेडलिस्ट, वो हैं उसमें फीचर्ड। और सिर्फ फीचर्ड ही नहीं, बाकायदा सब ने एक एक लाइन गाई है उसमें। तो मतलब लिप सिंक किया है। गाना तो गाया है वैशाली सामंत ने, जो कि बहुत पॉपुलर सिंगर हैं महाराष्ट्र की, और गाना उन्होंने गाया है, लेकिन उनके गाने पे लिप सिंक इन सब ने बाकायदा किया है। और ये गाना इतना अच्छा बना है, और इसको ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स मिल चुके हैं, और ये अब वायरल इतने अच्छे से हुआ है, इतनी अच्छी तरीके से, कि अब ये बहुत ही बड़े लेवल पे जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे ये गाना ऑलरेडी धूम मचा रहा है। बाहर के कुछ कंट्रीज़ में इसी गाने को वो लोग अपने लैंग्वेज की सबटाइटलिंग के साथ दिखा रहे हैं। तो कॉपीराइट तो आपका होगा? बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़, पूरी चीज़ प्रोड्यूस मैंने ही की है, पूरा गाने से लेके वीडियो से हर चीज़। अच्छा, अभी मोदी सरकार का जो मिशन शक्ति योजना है, क्या उससे प्रेरित है ये सब? उससे प्रेरित देखिए क्या है, मैं ऑलरेडी इन मुद्दों पे, इन किस्म के जितने भी सोशल कॉजेज़ हैं उन पे ऑलरेडी शुरू से काफ़ी काम करता आया हूँ। आज से कुछ 8-9 साल पहले मैंने एक गाना किया था सेव द गर्ल चाइल्ड के ऊपर। वो भी बहुत अच्छे लेवल पे गया था, जिसके लिए मुझे महाराष्ट्र के जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे पृथ्वीराज चव्हाण जी, उन्होंने सम्मानित किया था। उन्होंने लॉन्च किया था उस गाने को। तो मैं शुरू से नारियों पे और बच्चियों पे, लड़कियों पे काफ़ी इस तरह के मैं कर चुका हूँ। अभी मैंने टाई अप किया है, मैं अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ अफ़गानिस्तान। उनके लिए अभी बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुंबई में, जिसमें कॉन्सुलेट जनरल ऑफ अफ़गानिस्तान वगैरह थे। तो उनके लिए मैंने एक इंटरनेशनल सॉन्ग डेडिकेट किया है, अगेन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ अफ़गानिस्तान। तो अच्छा, अभी मुंबई में आजकल तहलका मचा हुआ शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को लेकर, और उनकी भी कुछ प्रोजेक्ट में आपने म्यूज़िक दिया है। राज कुंद्रा जी के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं दिया है, तो वो आप मतलब ना सोचें। हाँ, राज कुंद्रा की फिल्म में आपने नहीं दिया है, लेकिन शिल्पा शेट्टी के कुछ प्रोजेक्ट में। शिल्पा शेट्टी जी का जो उनका एक इंग्लिश म्यूज़िकल था, जैसे बाहर म्यूज़िकल ब्रॉडवेज प्लेज होते हैं सारे, उनका एक म्यूज़िकल ब्रॉडवे प्ले था मिस बॉलीवुड, जो कि यूके में बहुत पॉपुलर हुआ था, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके शोज़ हुए थे। तो वो जो म्यूज़िकल था उसका पूरा म्यूज़िक, गाने, लिरिक्स वगैरह सारे मैंने किए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम राहुल बी सेठ से बातचीत कर रहे हैं, और हमने आपको पहले भी बताया था कि वो डबिंग भी करते हैं। उन्होंने कुछ हॉलीवुड की फिल्मों में डबिंग की हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ की हैं। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन सी फिल्म और किस आर्टिस्ट की डबिंग की है। राहुल जी, डबिंग का जो सिलसिला है ये बहुत पहले से शुरू हुआ था। जब मैं नया मुंबई आया था, तो तभी से मेरा एक रुझान था डबिंग्स और वॉइस ओवर्स की तरफ। और तो मैंने शुरुआत काफ़ी की थी, एडवर्टाइजिंग से मैंने शुरुआत की थी। तो उसमें जो कॉर्पोरेट फिल्म्स होती हैं उनका एक नरेशन देना पड़ता है, एक वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो वो करते करते बिकॉज़ लोगों को अच्छा लगा, और जो एक मेरी जो एक शैली थी बोलने की, जिस तरह का स्टाइल था सब, और चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी, उसमें कोई कमी थी नहीं। तो धीरे धीरे काफ़ी डबिंग प्रोजेक्ट्स करने लगा मैं। और इनफैक्ट मेरी सबसे पहली जो प्रोजेक्ट थी डबिंग की बड़े पैमाने पे, वो थी एक फ़िल्म थी साउथ की, डायरेक्टर थे शंकर। फिल्म का नाम था जीन्स, अगर आपको याद होगा। ऐश्वर्या राय और प्रशांत, साउथ के एक्टर थे प्रशांत का डबल रोल था उसमें। तो उस फिल्म के लिए डायरेक्टर शंकर ने यहाँ पे बॉम्बे में ऑडिशनिंग की। हमेशा हर फिल्म के लिए वॉइस ऑडिशनिंग होती है, और उस दौरान काफ़ी वेल नोन इंडस्ट्री के एक्टर्स वगैरह सब ने वॉइस ऑडिशन दी थी अपनी, मैंने भी दी थी। और मेरी वॉइस को उन्होंने चुना क्योंकि मैंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी उसमें। और फिर मैं चेन्नई जाके मैंने पूरी फिल्म डब की। तो अगर आप जीन्स फिल्म देखें हिंदी में, तो जो दोनों प्रशांत हैं डबल रोल, दोनों की वॉइस मेरी है। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर आई वेंट ऑन टू डू अ लॉट ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स, क्योंकि मेरा शुरू से एक वो रुझान रहा है। मैं बाहर, इंडिया से बाहर पला बड़ा हुआ हूँ, तो एक मेरा जो एक स्टाइल था पूरा, वो टिपिकल वो हॉलीवुड स्टाइल। तो हॉलीवुड के जितने बड़े एक्टर्स हैं, जैसे विल स्मिथ है, उनकी एक सुपरहिट फिल्म थी आई एम लेजेंड, उसकी हिंदी डबिंग में, उस हिंदी वर्जन में विल स्मिथ की वॉइस मेरी है।
फिर उसके बाद क्रिस्टोफर नोलन एक डायरेक्टर हैं बहुत वेल नोन, उनकी एक फिल्म थी डार्क नाइट बैटमैन, जिसको ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे, जिसमें जोकर का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था। तो उसमें मैंने डबिंग की थी। एक हॉलीवुड एक्टर हैं एरन हैकार्ट, जिन्होंने जो किरदार प्ले किया था वो हार्वी डेंट, हार्वी टू फेस का किया था, उसकी वॉइस मैंने की थी। फिर एक और वार्नर ब्रदर्स की फिल्म थी फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, वो भी बहुत सुपरहिट फिल्म हुई, उसमें कॉलिन फैरल की वॉइस मैंने की। और अभी हाल ही में एक पूरी फिल्म जो मैंने 2 महीने पहले ही मतलब डबिंग ख़त्म की है, वो अब रिलीज़ होने वाली है, अगले महीने शायद हो जाएगी, वो है वार्नर ब्रदर्स की स्पेस जैम पार्ट 2। वो भी स्पेस जैम पार्ट 1 बहुत सुपरहिट थी और स्पेस जैम पार्ट 2 है, उसमें भी मैंने डबिंग की है। एक हॉलीवुड एक्टर हैं डॉन शियाडल, जो कि इस फिल्म में नेगेटिव रोल में है और उनकी वॉइस डबिंग की है। अच्छा, गाने की बात हो गई, म्यूज़िक की बात हो गई, डबिंग की बात हो गई, तो अभी आप अपनी आवाज़ में जो गाने गाते हैं वो कौन कौन से आपके पॉपुलर सॉन्ग हुए हैं? साउथ में भी आप गाते हैं, हिंदी फिल्मों में भी गाते हैं, तो थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ, साउथ में भी मैंने काफ़ी काम किया है, तमिल फिल्मों में, और इलैयाराजा जी, उनके बेटे कार्तिक राजा जी के साथ बहुत काम किया है हम लोग ने मिलके। अभी हाल ही में मैं था चेन्नई में और एक और फिल्म का भी एक तमिल सॉन्ग गाया है मैंने वहाँ पे। और यहीं वही नहीं, मैंने केरला इंडस्ट्री में भी, मलयालम फिल्म में भी काम किया है, गाने किए हैं, और इनफैक्ट शूटिंग्स वहाँ काफ़ी किए हैं। मैंने एक कवर वर्जन किया था इलैयाराजा जी के गाने का, ए ज़िंदगी गले लगा ले, इसकी पूरी शूटिंग हमने केरला में की थी, त्रिशूर में। तो वो था, साउथ का तो चल ही रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एडवर्टाइजिंग से मैंने काफ़ी शुरुआत की, तो मैंने ऐड जिंगल्स बहुत गाए, मैं कम से कम 2500 से ज़्यादा ऐड जिंगल्स गा चुका हूँ। पॉपुलर जिंगल काफ़ी जिंगल्स हैं, BSNL का जो एंथम था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड, और आपके कुछ इंटरनेशनल जितने कैंपेन्स थे जो बाहर के थे, उनके साथ मैंने काफ़ी, इंडियन एयरलाइंस का जो गाना जो अक्सर लोग फ़्लाइट में सुना करते थे, वो पूरा मेरा ही गाया हुआ, कंपोज़ किया हुआ था। तो काफ़ी बड़े बड़े एस्कॉर्ट्स हैं उनके, जितने भी ट्रैक्टर लॉन्चेस वगैरह, तो जितने भी बड़े से बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए मैंने जिंगल्स गाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, लिखे हैं। और जितने बड़े से बड़े एक्टर्स हैं जो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, जैसे बच्चन साहब हो गए, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान। शाहरुख खान साहब के साथ तो मैं 3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, उनको मैंने खुद गवाया भी है, उनसे वॉइस ओवर्स कराए हैं। फिल्म में सर? नहीं, ये ऐड कैंपेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं के ऐड कैंपेन में, उन्हीं के इवेंट्स के लिए मैंने, लाइव इवेंट्स के लिए उनको गवाया है। और इनफैक्ट उन्हीं का एक शो था दुबई में जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया था लाइव, और उनकी फिल्म के गाने को मैंने अरबिक में गाया था, तो उस गाने पे उन्होंने लाइव परफॉर्म किया था। तो मैं 26 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाने गा चुका हूँ और अभी भी गाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल, और काफ़ी कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ मैं बाहर के आर्टिस्ट के साथ। अभी हाल ही में एक गाना किया है मैंने, इंडो रोमेनियन सॉन्ग, रोमेनिया की एक सिंगर है उसके साथ, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और रोमेनियन में गाया है। तो मैंने इसी तरह स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, और जैसे कहा अरबिक, तो काफ़ी लैंग्वेजेस में मैंने इस तरह की कोलैबोरेशंस करके गाने गाए हैं। अच्छा, जब कोई प्रोड्यूसर आपको कोई गीत देता है तो आपको पता नहीं होता है कि एक्टर कौन है, या आपको बता दिया जाता है कि इस गीत को सलमान खान पे या शाहरुख खान पे फिल्माया जाना है, तो उस उनकी कुछ अंदाज को आप म्यूज़िक में रखते हैं, वाइस सिंगर किस हिसाब से चुनते हैं आप कि उनकी जो है पता न चले पर्दे पे कि वो कौन गा रहा है? जैसे आपको, आप सभी दर्शक जो हैं, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे और एक गाना है वहाँ पे, माय नेम इज़ खान, आप खाली टाइप कीजिए माय नेम इज़ खान राहुल सेठ। ये मैंने गाना किया था, शाहरुख खान की फिल्म थी फ़ैन, उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन प्रमोशनल सॉन्ग किया था। उस गाने को मैंने इस तरह से गाया था कि आप सुनेंगे तो लगेगा शाहरुख खान खुद गा रहा है, उन्हीं की वॉइस की तरह मॉड्यूलेट करके। और वो इतना पॉपुलर हुआ कि शाहरुख खान साहब, ऑब्वियसली क्योंकि उन्हीं के लिए किया था, तो उन्होंने खुद से ट्वीट भी किया था, और उनके जो इंटरनेशनल SRK फ़ैन क्लब है उस पर वो गाना गया था, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो इस तरह की, सिंस मैं ऑब्वियसली डबिंग्स वगैरह भी करता हूँ, तो एक वॉइस मॉड्यूलेशन का आर्ट शुरू से काफ़ी है, तो मैं उस तरह का, हालांकि वो मिमिक्री नहीं करता मैं कभी, लेकिन एक होता है ना एक अंदाज़, एक हल्की सी झलक, एक लहजा, कि हर इंसान के बोलने का एक स्टाइल अलग होता है और बात करने की। क्या कभी किसी कार्टून की भी डबिंग की है? बहुत किया है। लायन किंग की शुरुआत की जितनी भी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर एनिमेशन फिल्म्स रही हैं वॉल्ट डिज्नी की, जैसे लायन किंग 1, लायन किंग 2, अलादीन, इन सब में मैंने वॉइसिंग भी की है, सिंगिंग भी की है, और वो तो सारी म्यूज़िकल्स होती हैं तो उनके गाने भी लिखे हैं मैंने। और उसके बाद भी इस दौर में भी जितनी भी ये एनिमेशन वगैरह फिल्म्स हैं, तो इन सब, बिकॉज मैं वॉल्ट डिज्नी वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से,
तो इनके लिए बहुत इंटरनेशनल काम किया है मैंने। आजकल हर गानों में एक फैशन सा बन गया है रैप, और आपने तो बहुत पहले से ही रैप जो है गा रखा था, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ऐसा प्रचलन क्यों हुआ? नहीं, देखिए रैप जो है वो इंटरनेशनली स्पेशली यहाँ पे तो काफ़ी बाद में आया, और इंटरनेशनल इंग्लिश म्यूज़िक वगैरह वेस्टर्न म्यूज़िक में रैप, R&B, हिप हॉप ये अलग से एक जॉनर है म्यूज़िक का, जो आज से नहीं है, वो कई सालों से है, और ख़ास तौर से उसको पॉपुलर किया था जितने भी ब्लैक अमेरिकन आर्टिस्ट थे। तो और मेरा क्या है, मेरी शुरुआती तालीम, मेरा बचपना काफ़ी हद तक अफ्रीका में ही गुजरा, ज़ाम्बिया में। तो मैं वहाँ उन लोगों के बीच रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो ये रैप वगैरह करना बहुत ही एक स्वाभाविक सी चीज़ हो गई मेरे लिए। और मैं जो रैप करता था वो बहुत अलग किस्म का रैप था, वो हार्ड कोर, जिसे आप एफ्रो रैप कहते हैं, वो था। जो अभी जो रैप होता है तो एक तरह से नर्सरी राइम की तरह है, मतलब ठीक है, बट एक्चुअल जो रैप है और जिस तरह की वो उसकी वो शैली है और गायन शैली है जो इंटरनेशनल एक्चुअल करते हैं लोग, वो बहुत अलग है। फॉर एग्जांपल 2 लाइन सर एग्जाम्पल के लिए आप सुनाइए। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आजकल का जो रैप चल रहा है वो अलग है। अब अगर जैसे इंग्लिश किसी गाने की 2 लाइन लें हम, ऐसे ही उसको कैसे रैप में तब्दील कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इंग्लिश की कोई भी सपोज 2 लाइन है ऐसे, Look at your lover now, drinking out a party, baby. Look at him doing it now. Look at your lover now, drinking out a party, baby. Look at him doing it now. ये 2 लाइनें हो गई, ये इंग्लिश की प्रॉपर सिंगिंग लाइन है। अब इनको अगर मैं रैप में और एफ्रो रैप में कन्वर्ट कर देता हूँ, और उसमें भी अलग अलग स्पीड्स होते हैं उसकी। अगर नॉर्मल उसमें करूँ तो Look at the willa when I want to never party. Look at the willa when I want to never party. Look at the willa when I want to never party. Look at them doing it now. Yeah. Look at the willa when I want to never party. ये आपका एक नॉर्मल उसमें। इसी को अगर हम और स्पीड अप कर दें तो इसका अलग एक शैली। Look at the willa when I want to never party. Look at the willa when I want to never party. Look at the willa when I want to never party. Look at them doing it now. Yeah. Look at the willa when I want to never party. तो ये आपका जो है एकदम तो ये पूरा एक्सेंट, ये पूरा जो एक स्टाइल है, ये एक्चुअली पूरा एफ्रो रैप है जो कि आज भी प्रचलित है और कई सालों से। तो मैं जब फिल्मों में जब मैं आया, मैंने एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स में भी, और तो इस तरह का मैं रैप करता था जो कि बहुत अलग था। तो इसलिए मैंने फिर फिल्मों में एक फिल्म थी हम आपके दिल में रहते हैं, उसमें एक गाना था ढिंग तारा, तो उसमें अनु मलिक जी का म्यूज़िक था। तो उसमें पूरा रैप, उसमें पूरा जो रैप वोकल्स हैं वो सब मेरे ही हैं। तो उसमें जब अनिल कपूर की जब इंट्रोडक्शन होती है तो उसमें पीछे वॉइस आता है, he's got style, he's the man with the style, तो वो सब मेरी वॉइसेस है। तो मैं इस तरह की इंटरनेशनल अफ्रीकन टोन में जो मैं रैप करता था वो कभी उस समय कोई नहीं करता था, और आज भी कोई नहीं करता इनफैक्ट। तो इस तरह से मैंने काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में किया है। एक फ़िल्म थी कुड़ियों का है ज़माना, रेखा जी थी उसमें, महिमा चौधरी, उसका एक गाना है कमरे में आजा, हिप हॉप स्टाइल का गाना है वो। आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें जो रैप है पूरा मेल रैप, वो भी मेरी वॉइस में है। वो एकदम इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ रैपिंग है, कोई सुन के बोल ही नहीं सकता कि किसी इंडियन ने किया हो, बिकॉज तो उस तरह की जो मैंने रैपिंग वगैरह काफ़ी अपने दौर में बहुत की। तो लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करते करते, क्योंकि मैं मेन सिंगिंग में ज़्यादा वो था, और तो फिर मैं ऑब्वियसली मेन सिंगिंग वोकल्स में भी आ गया। अच्छा, कुछ नए प्रोजेक्ट आपके जो आने वाले हों उसके बारे में कुछ बताइए। अभी इनफैक्ट 2 फिल्में हैं जिनका मैं बैक टू बैक काम शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं इस लॉकडाउन में काफ़ी प्रोजेक्ट्स रुक गए बीच में और शूटिंग्स बंद हो गई, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो 1-1.5 साल पहले शुरू हुए, जिन पे काम भी शुरू हुआ फिर बंद हो गया। अब जब सब धीरे धीरे खुल रहा है तो अब वापस जो है गाड़ी पटरी पे आई है। तो अब जो है लाइन से 3 फिल्में हैं, साउथ की एक फ़िल्म है और एक वेब सीरीज़ है, क्योंकि मैं एज अ राइटर भी काफ़ी काम कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ। प्लस अपार्ट फ्रॉम मेरे जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसके अलावा मैं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ। जैसे अफ़गानिस्तान के साथ मिलके मैं एक वर्ल्ड लेवल पे एक वर्ल्ड पीस का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और नेल्सन मंडेला जी के लिए, नेल्सन मंडेला फाउंडेशन के लिए मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक बहुत कमाल की बात यह है कि कुछ साल पहले, 2 साल पहले, एक बहुत बड़ा एक ट्रिब्यूट दिया गया था नेल्सन मंडेला जी को, हु इज़ नोन एज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, और गांधी जी खुद उनसे बहुत प्रभावित थे और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। तो उस ट्रिब्यूट के तहत एक यूके में एक बुक थी, एक प्रिंट हुई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, और वो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के। उस हाउस ऑफ कॉमन्स बुक में 700 से ज़्यादा लोगों ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपना हैंड रिटन मैसेज दिया है। उन लोगों में बाराक ओबामा से लेके
यूएस के, यूके के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, हॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर्स ने सब ने अपना अपना हैंड रिटन मैसेज दिया है। वो किताब जब घूम फिर के यहाँ इंडिया में आई तो इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। ख़ास मेरा भी हैंड रिटन मैसेज उस बुक में लिया है, और उस बुक में मेरा जहाँ मैसेज लिया है वो मैसेज लिया है हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ के मैसेज के जस्ट बगल में। तो आज उस इंटरनेशनल ट्रिब्यूट में विल स्मिथ के मैसेज के साथ मेरा हैंड रिटन मैसेज भी शामिल है, क्योंकि मैं आई एम द इंडियन वॉइस ऑफ विल स्मिथ। ये भी एक अचीवमेंट है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। आप खुद सिंगर भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, तो हर सिंगर का कोई आइडियल होता है। किन किन सिंगर को पसंद करते हैं, किन को देख कर आप आगे बढ़ते हैं? क्या आपका भी कोई ऐसा सिंगर है जिसको आप आइडियल मानते हैं? मेरे काफ़ी बचपन से मैंने काफ़ी सिंगर्स को फॉलो किया है। जैसे कि जब मैं बाहर, इंडिया से बाहर रहता था तो वहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल सिंगर्स, आर्टिस्ट रहे, जैसे माइकल जैक्सन हो गए और अपना फिल कॉलिन्स हो गए, और काफ़ी मतलब जितने भी लॉट ऑफ ब्लैक आर्टिस्ट, ब्लैक अमेरिकन आर्टिस्ट जिनको मैं काफ़ी सुनता आया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद फिर मेरे शुरू से डेफिनेटली मेरे जिन्हें मैं ऑलवेज़ एक गुरु की तरह जिनसे सीखा है मैंने, वो रफ़ी साहब हैं, किशोर दा हैं, और अपना मन्ना डे साहब जिन्होंने, और उसके बाद करंट टाइम्स में भी हमारे इंडस्ट्री में तो बेहतरीन से बेहतरीन सिंगर्स हुए हैं, जैसे कुमार शानुदा हैं, उदित जी हैं, इन सब ने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। और एसपी बालासुब्रमण्यम जी को मैं बहुत बारीकी से सुना है, बिकॉज़ वो खुद, आपको पता होगा कि नहीं, वो खुद एक डबिंग आर्टिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में डबिंग्स भी की हैं। सर वो तो वर्सेटाइल सिंगर थे, और जी जी कि कितनी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है, तमिल फिल्में। तो वो जिस तरह से इमोट करते थे गानों को, तो वो एकदम मतलब गाना जीवंत हो जाता था उनके गाने से। तो वो एक बहुत ही, मेरे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक चीज़ थी, हुआ करती। अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनको कुछ श्रद्धांजलि के तौर पर कुछ करना चाहेंगे, कुछ गीत वगैरह उनका गाना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, एसपी जी के साथ मेरी कुछ बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। मैं उनसे एक दो बार मिल भी चुका हूँ, उनसे मुखातिब हुआ था, और बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ। तो उनका फेवरेट गाना है, बहुत ऑब्वियसली उनके सब गाने अच्छे हैं, लेकिन उनके कई गानों में से मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है जो कि मैं बचपन, छोटे स्कूल टाइम से सुनता आया हूँ। फिल्म थी वंश, आपने अगर पता होगा, याद होगा, उसका एक गाना था, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए, तेरे मन की कस्तूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। बहुत बढ़िया। अच्छा राहुल जी, हमने सुना है कि आपके नाना जी जो है एक्टर थे, डायरेक्टर भी थे, तो क्या उनसे भी कुछ आप प्रेरणा मिली, या फिल्म इंडस्ट्री में आपको बढ़ावा देने के लिए कुछ राहत मिली? हाँ, मेरे नाना जी जो थे वो अपने वक्त के बहुत ही मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रह चुके हैं। उनका स्क्रीन नेम था मजनू। हालांकि उनका रियल नेम हैरल्ड लुइस था, इंडस्ट्री में सब उनको हैरी के नाम से जानते थे, लेकिन उन्होंने 1935 में एक फ़िल्म की थी मजनू, फिल्म का उन टाइटल रोल किया था, तो तब से उनका नाम मजनू पड़ गया। और उन दिनों में जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी वो पंजाब में हुआ करती थी, तो उन्होंने 150 से ज़्यादा पंजाबी फिल्में की और सुपरहिट फिल्में जिनमें उनके टाइटल रोल हुआ करते थे। तो जो लोग पंजाबी फिल्म की जानकारी रखते हैं, जैसे उनकी पॉपुलर फिल्में थी मंगती, पोस्ती, कोडेशा, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं आज की डेट में भी। और उस दौर में उनके लिए रफ़ी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग की है गानों में। अनु मलिक साहब के जो फादर थे सरदार मलिक जी, उन्होंने म्यूज़िक दिया उनकी फ़िल्मों के लिए। आनंद मलिक जी के फादर चित्रगुप्त जी, उन्होंने संगीत दिया है नाना जी की फ़िल्मों के लिए। फिर उन्होंने हिंदी की ढेर सारी फिल्में की, बहुत सी फिल्में की, मोतीलाल जी, आयस जौहर, आप उनकी कुछ बहुत पॉपुलर फिल्में हैं जो कि आप जानते भी होंगे, जैसे अपलम चपलम, हम सब चोर हैं, एक थी लड़की, 1 2 3,
उनकी जो फिल्म थी एक थी लड़की, उसका तो गाना एक आज भी बहुत पॉपुलर है, लारे लप्पा लाई रखदा, वो मेरे नाना जी की ही फिल्म का गाना था। तो नाना जी ने अपने वक्त में, अपने दौर में बहुत से लोगों की मदद की और बहुत से लोगों को इंस्पायर किया। इनफैक्ट धर्म जी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और इसलिए जब भी वो मुझसे मिलते हैं वो बहुत सी बातें बताते हैं नाना जी के बारे में। और तो जितने भी पुराने दिग्गज एक्टर्स हैं, उस समय की फिल्म इंडस्ट्री अलग थी, एक फैमिली की तरह हुआ करता था पूरा। तो नाना जी और उस वक्त के जितने भी तमाम एक्टर्स थे, राज कपूर साहब, देव साहब, दिलीप कुमार साहब, ये लोग सब बहुत अच्छे दोस्त थे, आपस में उठना बैठना, मिलना जुलना। तो ये एक लेगेसी, एक हेरिटेज है। हालांकि सिंस मैं काफ़ी दूर रहा, मेरा बचपना ही यहाँ से इंडिया में नहीं बीता, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया उनके काम से। और मेरा प्रोफेशन में म्यूज़िक फील्ड को मैंने ज़्यादा अहमियत दी, वो मैंने चुना। लेकिन हाँ, आप एक कह सकते हैं कि मेरे जीन्स में और विरासत में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं से आई हैं। फिर सर जाते जाते कुछ नए कलाकारों, नए म्यूजिक कंपोजरों, नए लिरिसिस्टों, क्योंकि आप इतने विधाओं में महारत हासिल है, तो इन सब के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए और सुनिए। बहुत सी चीज़ें जो है सुनना मत छोड़िए। मतलब ख़ास तौर से जितने भी हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट रह चुके हैं, चाहे वो लिरिसिस्ट हों, चाहे सिंगर हों, चाहे कंपोजर्स हों, उनको सुनते रहिए, उनकी बारीकियों को समझिए। क्योंकि आज के दौर में फ्रैंकली स्पीकिंग जो एक तरह से जिस तरह का म्यूज़िक है वो एकदम फैक्ट्री आउटलेट की तरह, वो 2 मिनट नूडल वाला मामला है। उसमें वो ठहराव नहीं है, वो शेल्फ़ लाइफ नहीं है गानों के। इसलिए आज जब भी हम और आप किसी गाने के बारे में सोचते हैं तो हमेशा पुराने गीत ही याद आते हैं। आज भी अंताक्षरी अगर आप हम खेलें, अभी नहीं खेल सकते, लेकिन अगर अभी खेलें तो पुराने गाने याद आएंगे सबसे पहले। क्यों? वो इसलिए बिकॉज वो जहन में जो है वो घर कर चुके हैं। पुराने गानों से याद आ गया कि अभी जो शेर व शायरी का दौर था वो ख़त्म हो चुका है लगभग। अब गानों की मीनिंग ही नहीं रहती कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं ना। पहले क्या था, लोग शेर व शायरी क्या होता था उसमें, एक बहुत ही जैसे मेरे फैमिली में, हमारी फैमिली में राइटर्स की भी एक साहित्यिक बैकग्राउंड भी रहा है मेरा। मेरे अंकल बहुत वेल नोन ऑथर हैं, विक्रम सेठ, और मेरे दादाजी खुद लिखते थे, मेरे परदादा भी इसी में थे। तो एक साहित्य से बहुत ही जो है मज़ा हुआ, एक उस तरह का मुझे प्लेटफॉर्म मिला। हालांकि घर में भी हमारे जिस तरह की किताबें, जिस तरह की पुस्तकें और लाई जाती थी और पढ़ी जाती थी, तो बहुत ही बचपन से, छोटी उम्र से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया अच्छे साहित्य को। और इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी लोग हैं वो अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुने। देखिए, आपको वक्त के साथ अपने आप को ढालना ज़रूरी है। ये भी नहीं, ये भी एक बहुत गलत बात है। लोग अक्सर कहते हैं अरे यार हमारे ज़माने में तो अच्छा था। नहीं, ज़माने के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। एक ज़माने को लेके बैठेंगे तो आप फिर वहीं रह जाएंगे। ज़माना तो सभी अच्छा होता है, आपको अच्छा करना है। आपको क्या है, अपनी जैसे आज की जो एक कमर्शियल रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल वायबिलिटी है, वो बरकरार रखते हुए अपनी एक इंडिविजुअलिटी, अपना एक खुद का, उसमें आप क्या ऐसा कुछ दे सकते हैं जिससे कि आपकी पुरानी जो एक्चुअल जो असली जो एक सार है उस कला का, वो बरकरार रहे, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी काम करें या लोगों के सामने आप पेश करें, कुछ भी करें, तो आजकल के दौर में चक्कर क्या है, लोग इंस्टेंट नूडल्स अब ओवरनाइट सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एक टिकटॉक वीडियो बना दिया, उनको लगता है हम स्टार बन गए। आपको कोई भी क्राफ्ट में आप रहें, उसकी तालीम, उसको सीखना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी वो लॉन्ग टर्म टिकती है। नहीं तो आजकल जितने भी आर्टिस्ट हैं ऐसे को बस 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना के बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है उनकी नॉलेज। तो जितना आप सीखेंगे, जितना आप उसके बारे में उसका अध्ययन करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लंबे समय तक फिर चल पाएंगे। जी, हमें उम्मीद है कि नए कलाकार राहुल जी की बातों से सहमत होंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे। तरक्की की सीढ़ियाँ नीचे से होकर ऊपर जाती हैं। एक साथ शॉर्टकट अपनाने से अच्छा है कि आप मेहनत करिए, लगन से रहिए। ये थे राहुल सेठ। अगली बार फिर किसी एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर,
तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।